नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में कोरोना को लेकर बढ़ते मामलों की वजह से हर तरफ चिंता है, लेकिन एक ऐसे वक्त पर जब इस महामारी से न सिर्फ पूरा विश्व बल्कि भारत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, हमारे साथ खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। और ये बात बहुत संतोष देती है कि खुद एक डॉक्टर होते हुए शायद डॉक्टर हर्षवर्धन इस पूरी बीमारी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान का रास्ता सुरक्षित आगे बढ़ेगा। सर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश भर में, राजधानी में, कई शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली में, कुछ जगहों पर, अन्य राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आप डॉक्टर भी हैं, जब आप नब्ज पर हाथ रखते हैं, क्या समझ कर आ रहा है? ये किस वजह से अचानक ये हुआ है और ये इजाफा कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? एक डॉक्टर के तौर पर पहले आप बताएं। देखिए, जो कोविड के खिलाफ जंग है, इसका ये 11वां महीना है मेरे लिए। 8 जनवरी को पहली मीटिंग की थी, तब से शुरुआत से लेकर आज तक सारा देश उसको कोविड से कैसे लड़ना, चाहे वो जनता हो, उसको भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षित किया गया है और सरकारों को भी शिक्षित किया गया है। और जो 10 महीने से लगातार जहां जहां जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको सख्ती से, गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए फॉलो किया जा रहा है, वहां पे हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है भयंकर से भयंकर होने के बावजूद भी जो है वो बेहतर हुई है। उसी का परिणाम ये है कि आज अगर देश में लगभग 90 लाख केसेस हुए हैं, उसमें से 85 लाख केसेस ठीक होकर घर में जा चुके हैं। अब जो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है, सबसे कम फैटालिटी रेट जो है वो भारत का है। और पिछले समय में, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि जो एक्टिव केसेस की भी संख्या जो लगभग 10 लाख तक चली गई थी, वो अब 4 लाख के आसपास, 4-4.25 लाख इस तरीके से। लेकिन कुछ स्थान, जैसा आपने कहा, उसमें कुछ शहर आप कह सकते हो, वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, क्योंकि अभी पिछले समय में वहां पर केसेस बढ़े हैं। और वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। तो जहां जहां, और फिर जो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करना है, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला केस जो आया था 30 जनवरी को, 162 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए थे उस केस के। और किसी भी समय पे लाखों लोग हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर जो है देश के अंदर रहे हैं। हमारे भारत सरकार ने जहां पर भी समस्या जरा भी दिखी, तुरंत हमारी सेंट्रल टीम्स जाती हैं। आज भी जहां जहां तकलीफ ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिख रही है, वहां हमारी सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको कि 10 महीने में देश ने समझा है, सीखा है, उसको सरकारें भी फॉलो कराते हुए ठीक से मॉनिटर कर लें। अगर या शहर के अंदर मान लीजिए किसी जगह पर है तो वहां के जो भी ऑफिसर्स हैं वो ठीक से मॉनिटर कर लें, और जनता जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जो है पूरी तरह से सजग रहे, तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति जो है इसका निर्माण नहीं होगा, इसको भी हम काबू कर लेंगे। पहले पेशेंट में आपने कहा 162 लोगों को आपने ट्रेस किया था, उसके बाद से क्या जो शुरू में एक डर था, बहुत ज्यादा फुर्ती थी इसको टैकल करने में, वो लापरवाही में बदल गई? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत फटकार लगाई है। 5T की आपने बात की थी, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग टीम, ये सब करेंगे। कहां पर चूक कहां पर हुई सर? देखिए, अब ये अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 2 बार भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। पहले भी गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, हमने साथ में मिलकर सारे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों के साथ मॉनिटर किया, सारे सजेशंस दिए, सारे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए उनको हेल्प किया, और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि चीजें फिर से कंट्रोल में आ गई। अब दोबारा से जब हमने देखा कि स्थिति जो है खराब हुई है, तो फिर से हम लोगों ने इंटरवीन किया है। और हमें लगता है कि जैसे टेस्ट वगैरह थे, टेस्ट की संख्या जो है वो
जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, उसमें भी जो RT-PCR का टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, जो एंटीजन का टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स वगैरह के बारे में है। और जो समाज में जो सोशल गैदरिंग्स में, विशेषकर बाज़ारों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों के द्वारा अपनाया जाना है, उसके संदर्भ में जो देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली की मैं बात करूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इन एप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ हमें तो कुछ हो नहीं सकता इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। और जो अभी मोबाइल जो टेस्टिंग लैब्स भी आज लॉन्च कर रहे हैं, स्वयं गृह मंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं। यानी जो कुछ हम मैक्सिमम कर सकते थे, अभी दिल्ली में 14 लाख जो है घरों के अंदर जाकर जो है उसका सर्वे करने की जो है सारी प्लानिंग करके उसको शुरू कराया है। 6-6.5 लाख ऑलरेडी उसके अंदर हो चुके हैं और लगभग 8,900 से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो ये अलग अलग तरीके पे काम कर रही हैं। इसको दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, NCDC हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो भी मॉनिटर कर रहा है। इसलिए जो सबसे बेसिक चीज थी, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ यानी कोई पॉजिटिव है उसका कॉन्टैक्ट को ट्रेस भी करना, ट्रेस करके उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में आइसोलेट करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा की है, महत्वपूर्ण है। जिन्होंने किया तो उन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर लिया। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जब बहुत तकलीफ थी, बहुत महीनों तक हमें टेंशन बनी हुई थी। साउथ के अंदर ज्यादातर स्टेट्स में बहुत जगहों पे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन काफी उसको तो काबू दिल्ली में ट्रेसिंग में कमी आई जिसकी वजह से आपको हमें देखिए एक फैक्टर को एट्रीब्यूट करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन सारी चीजों को मिलाकर जो है देखिए जैसे टेस्ट वगैरह उसके संख्या को बढ़ने की बजाय वो अगर कम हो रही है जैसा अभी मैंने बताया, या अगर टेस्ट भी जो है किस व्यक्ति का करना, कहां पर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम कहीं पर भी टेस्ट करते हैं, लेकिन यू हैव टू रियली सर्च फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन, उसका एप्रोप्रिएट स्थान पे टेस्ट होना, टेस्टिंग के बाद उसका तुरंत कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना। ये नहीं कि 4 दिन 6 दिन के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं, या सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स होते हैं, या जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर संभावना होती है कि स्प्रेड हो सकता है, उन जगहों पर जाकर टेस्टिंग करना, उनको लोगों को जो तुरंत पॉजिटिव आने पर उनको कॉन्टैक्ट्स को उनके ट्रेस करना, इसको लोगों ने, हमें लगता है कि समय के साथ इसको थोड़ा सा इसमें जो ढील दी गई है। और फिर पहले से कहा गया था कि भाई अभी फेस्टिवल्स के दौरान और ज़्यादा सावधानी रखनी है, सर्दी में जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर दिल्ली की तो विशेष ये परिस्थिति है कि यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और NCR के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है, इसके लिए फोरवॉर्न कर दिया गया था सबको। मैंने तो अपने संडे संवाद में और भी कई कार्यक्रमों में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सब जगह कहा कि थोड़ा सा आने वाले महीनों में ये सब हमें चीज़ों पे सारे देश को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिसने जहां जहां ध्यान दिया है, तो आप देख रहे हैं कि आखिर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो समस्या है वो कम हो गई है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बने हुए थे, लेकिन वहाँ हमारे कोविड के केसेस जो है उनकी संख्या में निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट कमी आ रही है। अब जिस हिस्से पर मैं आ रही हूँ इस इंटरव्यू में सर, वो एक एक शब्द आपका पूरा देश सुनेगा, क्योंकि हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है आधिकारिक रूप से, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूरी सिचुएशन आप हमें बताएं वैक्सीन को लेकर। कई विदेशी कंपनियों ने दावा किया है, कोई 90%, को 94.5% एफिकेसी का दावा कर रहा है। हिंदुस्तान में वैक्सीन को लेकर मामला कहां पहुंचा है? और फिर आखिर में हमें बताइए कि कब तक हम ये माने, क्या 2021 के जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से पुष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को वैक्सीन पर बताएं।
देखिए, आपने अपने सवाल में वैक्सीन के ऊपर केंद्रित रहने के लिए कहा। आपने उल्लेख किया कोई विदेशी कंपनियां क्लेम्स कर रही हैं, तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं, और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेज में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अपने अपने पहलू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका कार्यक्रम शायद उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें, अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हों, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर वीके पॉल उसके अध्यक्ष हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उसके जो है को अध्यक्ष हैं एक, और उसमें बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे एम्स के लोग हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ी हुई, जो वैक्सीन से जुड़ी हुई एंटैगी वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी वो बहुत बड़ा एक बहुत ही सुपर एकेडमिक और पावरफुल फोरम है। वो सारे पहलुओं पे एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर रहा है। उसने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, स्टेट्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके आधार पर प्राथमिकता तय की है। क्योंकि अगर तो 135 करोड़ लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए फिर तो सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं, मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, ऑब्वियसली।
तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। टारगेट करेंगे हाँ, इसी मतलब हाँ, यस, ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होके अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। और इस वैक्सीन को देने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें 12 टीके हम अपने बच्चों को है, वो भी बच्चों की संख्या भी थोड़ी बहुत लाखों में नहीं, वो भी कुछ करोड़ होती है, उनको हम वो टीका देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है हम टीका देते हैं। वो हमारा एक है ई-विन प्लेटफॉर्म था जिसपे उसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बोलते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे पूरी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेकर और जो नीचे तक फील्ड तक जाती है उसकी पूरी ट्रैकिंग रहती है, पूरा रिकॉर्ड कितनी वैक्सीन है, उसका क्या टेम्परेचर है, वो सब रहता है। अब हमने उस ई-विन प्लेटफॉर्म को कोविन प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है, यानी उस पे जो बेनिफिशियरी जिसको अल्टीमेटली वैक्सीन लगनी है उसका भी रिकॉर्ड उसके ऊपर। अब आप मान लीजिए सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी है जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे एसएमएस जाएगा, फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है। तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है। और आज हमें तो एक प्रकार से आज ये स्थिति है कि हम शायद उस प्लेटफॉर्म का जो फायदा है दूसरे देश के लोग भी अगर कोई लेना चाहें हमसे वो सारी टेक्नोलॉजी या हमारा अनुभव, इसकी टेक्नोलॉजी आपने बना ली है सर? तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अभी मैंने कहा ना एक आदमी का नाम होगा वहाँ पर, नाम एक आदमी कब लगा, किसने दिया? मैंने कहा ना, आपको बताया कि हमने जैसे जो एक तरफ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट से मांगी थी। 31 अक्टूबर तक मेजॉरिटी ने काम अपना पूरा कर दिया। अब वो उसको अपलोड कर रहे हैं डाटा को प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह हैं, उनको सारों को लिस्ट वगैरह बनाने में होम मिनिस्ट्री वगैरह हमारे मंत्रालय के साथ बहुत एक्टिवली उसके अंदर काम हो रहा है। इस सारे विषय की बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो शायद आपके इस प्रोग्राम के अंदर, यानी एकदम देखिए देश के पास बहुत अनुभव है, पर्याप्त अनुभव है। 60% अब आपने ऐसे मुझे बता दिया, मैं डरी गई। 60% जो है, नहीं कोई नहीं छूटेगा, कोई नाम नहीं छूटेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। 60% देश में दुनिया के पोलियोग्रस्त बच्चे थे, पूरे दुनिया के। और उस समय पर हम लोगों ने जब संकल्प लिया था, कितना बड़ा एक ये टारगेट था देश के लिए, लेकिन भारत ने दुनिया में अपने आप को पोलियो मुक्त किया है ना। और पोलियो की वैक्सीन देने के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड चेन, वैक्सीन कैरियर, फ्रिजेज और रेफ्रिजरेटर्स और मोबाइल वैन्स जो रेफ्रिजरेटर इंसुलेटेड सब होती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं थी। और वो सारे देश के अंदर लाखों सेंटर्स पे बना के हमने किया। तो ये भूमिका भी थी बड़ी, तो आपको लग रहा है वो अनुभव यहाँ पे काम आएगा? नेचुरली काम आएगा। और फिर अभी हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इतने टीके देते हैं। हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा मीजल्स और रुबेला का कैंपेन किया, जिसमें से 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन दिया है। इसलिए भारत के पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। और हमने अपने अनुभव के आधार पर पोलियो जैसी बीमारी को अगर भारत से हम समाप्त कर पाए तो अभी तो हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से
एक पर्टिकुलर सीरियल के अंदर जो है हमें वैक्सीनेशन करना है, तो हम उसकी बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं। देश को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारे इश्यूज को बहुत बारीकी से इसके ऊपर, और ये काम आज नहीं शुरू किया हमने, 3 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं। जो काम हमें 2021 में मान लो मार्च, अप्रैल, मई में इम्प्लीमेंट करना है, उसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। 2 स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको दे रही हूँ सर, और उस पर आपका वो चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में मान लीजिए अभी जो मन में लोगों के सवाल है वही सवाल मैं आपके सामने, मान लीजिए हिंदुस्तान में भी वैक्सीन नहीं आई है और किसी दूसरे मुल्क में प्रमाणिक तरीके से उनकी सरकार के परमिशन के साथ वैक्सीन दी जानी शुरू हो गई है, तो क्या भारत सरकार उस वैक्सीन को लाने की पहल करेगी? और आपने कहा कि जब तक हम अपने ट्रायल यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं देंगे, तो उस वक्त उस सिचुएशन में क्या रुख होगा? ये पहली बात तो ये आपकी जो सवाल है एकदम हाइपोथेटिकल जैसा है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जो रशिया ने वैक्सीन स्पुतनिक वी जो उनकी वैक्सीन थी, उन्होंने शायद शुरुआती ट्रायल्स के बाद, शायद सेकंड फेज के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उन्होंने उसके सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल्स को भारत में करने के लिए जो है उन्होंने हम लोगों से परमिशन मांगी है, और डॉक्टर रेड्डीज लैब को जो है उसके लिए परमिशन इत्यादि दी गई है। तो अल्टीमेटली जो है अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन, उसको कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, ना तो बनाने की दृष्टि से, ना उसको लोगों को लगाने की दृष्टि से, और भारत दुनिया के किसी भी देश से रिसर्च में पीछे नहीं है। मैंने आपको कहा ना 250 से ज्यादा कैंडिडेट्स में 30 हमारे 250 मैंने वो बोला जो टोटल जो रिसर्च कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सब लोग मिला के, उसमें 30 भारत के अंदर है और 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और इसमें 2 एक ऐसे हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी एडवांस स्टेजेस पर हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम किसी से दुनिया में पीछे नहीं, हम तो वैक्सीन के मामले में वैसे भी सारे दुनिया को जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके देने वाले देश में से हैं। इसे कहिए कोरोना का राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत हो रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, इधर केंद्र सरकार अपना दिमाग दौड़ाकर अलग अलग कदम उठाने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना काल बनकर लौटा है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि दिल्ली में कोरोना बम फट चुका है। कुछ भी कहने और सुनने से पहले आपको दिल्ली के सबसे ताजा आंकड़े दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस आए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में लगातार 3 दिन से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इस तरह से दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,391 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कुल 5,29,863 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के इन आंकड़ों से पूरी दिल्ली दहल गई है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में इस तरह तांडव मचा रहा है। दिसंबर के बारे में तो सोचकर ही हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में सर्दी भयंकर होगी और कोरोना ठंड में अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 12 से 13% दर में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 50,000 के अगर टेस्ट हैं तो आप ये समझिए कि 6,000 से ज्यादा लगभग संक्रमित मरीजों की संख्या रोज सामने आ रही है, और इसीलिए एहतियात के तौर पर सभी एजेंसियां जो हैं, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो और दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं, सबकी जिम्मेदारी ये है कि सड़कों पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य जो नियम है उसका पालन किया जाए। कनॉट प्लेस की सड़कों से लेकर के आईटीओ और यहाँ तक कि दिल्ली के सभी सीमावर्ती इलाके, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, ये तमाम जो स्टाफ है उनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि अगर कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो उसके चेहरे पर ये मास्क होना चाहिए। अगर कोई सड़कों पर, ये जो इलाका है व्यस्त बाजारों में से एक है, पालिका का इलाका है, कनॉट प्लेस है, सुबह से लेकर के चहल पहल शुरू होती है, जो चढ़ते दिन भीड़ बढ़ती जाती है और इसीलिए जिम्मेदारी बढ़ती है कि लोग मास्क पहने। खुद जो पुलिस के जवान हैं, कर्मी हैं, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क इनके पास भी है। बड़े खतरे को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। आज हम आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्या हिदायत दी है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना को काबू करने के लिए
केंद्र सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई। हम आपको बता दें कि एक मोबाइल लैब से 3000 टेस्ट रोज होंगे। पूरी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह 10 मोबाइल वैन से 30,000 सैंपल रोज इकट्ठा किए जा सकेंगे। आरटीपीसीआर मोबाइल वैन की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि एंटीजन जांच से कई संक्रमित लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ, हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए आरटीपीसीआर की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा है, दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं, आप कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसका एक विस्तृत ब्यौरा कोर्ट को दें। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया, राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाँ, अभी दिल्ली में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सरकार को कड़ी नसीहत दी और उनसे ये कहा कि वो अपने यहाँ जो भी उपाय उन्होंने किए हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली सरकार के वकील ने यह कहा कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है, जितने भी आदेश आए हैं सबकी अनुपालना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस बारे में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि आपने क्या क्या किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी कहा कि हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, आइसोलेशन सेंटर बनाए, हमने कोविड वार्ड बनाए हैं, तमाम चीजों का हमने ध्यान रखा है। दिल्ली में कोरोना से मौत की रफ्तार काबू में नहीं है तो अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। केजरीवाल सरकार के दावे तो बड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में बेड ढूंढना पड़ रहा है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। सवाल तो यह है कि दिल्ली में कोरोना का मुजरिम कौन है, दिल्ली सरकार या फिर आम जनता जिसने लापरवाही कई जगहों पर दिखाई, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेकाबू हुई हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में तस्वीर साफ होगी। दिल्ली में कोरोना को लेकर अब सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली के बाजारों में भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागलोई में जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि बार बार निर्देशों और चेतावनियों के बावजूद रेहड़ी पटरी वाले दोनों बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। यहां पर लोग ना तो मास्क लगा रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में मौजूद हूं और ये जनता मार्केट है। कल यहां से जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाकायदा शॉपिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने इस पूरे मार्केट को सील कर दिया था। लेकिन अब जो सीलिंग का आदेश था उसे वापस ले लिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकिन यहाँ पर दुकान लगाने की मनाही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं अभी भी लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या हुआ? ओके, क्या हुआ? हो रहा है कि दंग हो रहे हैं, लोग ज्यादा भीड़ भड़ाके में चल रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। दिवाली पर जो कोरोना विस्फोट हुआ उसे संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब सख्त एक्शन ले रही है। दिल्ली की तंग गलियों में अब कोरोना सर्वे शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का इस मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। दिल्ली सरकारी स्कूलों के शिक्षक उत्तरी दिल्ली के गलियों और सक्रिय इलाकों में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। राजधानी कोरोना से जूझ रही है तो अब सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो मैदान में उतरे हैं। ये कोविड वॉरियर दिल्ली की उन तंग गलियों में जगह जगह पर सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे में थर्मल स्कैनिंग से लेकर के ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल, घर घर जा करके दरवाजा खटखटाना, लोगों को बुलाना और उसके साथ साथ कुछ इस तरह से ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है।
यानी अगर कहीं पर ऐसा खतरा है, लोगों में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो एक तरह का सिम्टम हो सकता है, लक्षण हो सकता है। ये दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं और तंग गलियों में, क्योंकि दिल्ली के कई सारे इलाके उत्तर दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में हैं, जहां पर जो गलियां हैं वो बड़ी संकरी हैं और ये कुछ इस तरह के रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पर अब शिक्षकों ने मोर्चा संभाला है। तो हम यहाँ पर आने के बाद उनकी फैमिली डिटेल ले रहे हैं, उनसे सिम्टम्स एक्चुअली जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद ये पता ही नहीं होता कि हम लोग फैला सकते हैं या हमें कोविड है। हम ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, हम उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और उनको ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको किसी भी इस चीज को हल्के में नहीं लेना। शिक्षकों के मुताबिक हर टीम को एक दिन में लगभग 60 घरों तक पहुंचना होता है। औसतन 300 लोगों की जांच करनी होती है। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। त्योहार का सीजन जैसे ही खत्म हुआ है, कोरोना का डंक जैसे कई राज्यों में, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में अचानक उसका कहर बरपा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार ने तो साफ कह दिया है, अगर खास तौर पर कुछ राज्यों को चिन्हित करके, दिल्ली, गोवा, अगर ऐसे राज्यों से कोई पहुंच रहा है महाराष्ट्र, पहले RT-PCR कराइए, यानी टेस्ट कराइए, रिपोर्ट दिखाइए, फिर फ्लाइट पर आइए। थोड़ी सी घबराहट हुई थी, अभी उतारा मैंने। शपथ लीजिए कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। शपथ लीजिए कि कोरोना से जुड़ा कोई भी एहतियात नहीं भूलेंगे। शपथ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बचाव के लिए उनके नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। कोरोना काल में बिना मास्क के घूमने वाले मतवालों को ये शपथ दिलवाई जा रही है उज्जैन में, जहां मास्क न पहनने पर 10 घंटे के लिए अस्थायी जेल में रहने की सजा दी जा रही है। उनके नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। जेल से छूटने के बाद इन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की शपथ भी दिलाई जा रही है तथा दूसरों को भी यह बचाव की शिक्षा देंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाहर निकले अगर घर से तो मास्क ना पहनना आपको कितना भारी पड़ सकता है, वो ये तस्वीर दिखाती है। 10 घंटे की अस्थायी जेल के भीतर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पे तमाम लोग ऐसे जो मास्क नहीं पहने थे और जिन्हें ये जेल भुगतनी पड़ी है, उन्हें किस तरीके से यहाँ पे जेल के भीतर शपथ दिलाई जाती है मास्क पहनने की, कोरोना गाइडलाइंस के पालन की, सोशल डिस्टेंसिंग की। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की टीम हर चौराहे, हर नाके पर तैनात है। जो भी बिना मास्क के मिला उसे पकड़कर ट्रक में बिठाकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। उज्जैन में पिछले 3 दिनों में 4000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी जेल में भेजा जा चुका है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही एकमात्र उपाय है। हम लोगों ने बहुत जागरूकता के अभियान अभी भी चला रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको हमने अस्थायी जेल में ले जाने की कार्रवाई करनी शुरू की है। आज तक लगभग 4000 से अधिक लोग हम लोग अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल की सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस लहर को सुनामी करार दिया है। मुंबई में 20 नवंबर को 1031 कोरोना के मामले सामने आए, तो 21 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 1092 हो गई। 22 नवंबर को नए केस की संख्या 1135 तक जा पहुंची। मुंबई की बात करें तो पिछले 4 दिनों में मुंबई में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कल 1000 से ज्यादा केसेस आए थे, 19 मौतें मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र को अगली लहर का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली से फ्लाइट, बस, ट्रेन और दूसरे साधनों से सूबे में आने वालों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना के केसेस में, उससे निपटने के लिए अब योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए यात्रियों का जो भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं उनका टेस्ट अनिवार्य होना है। राजस्थान में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है।
यहाँ तक कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गहलोत सरकार ने भी सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। शाम 7 बजे सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे। यही नहीं, राज्य में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 25 तारीख से देवउठनी एकादशी है, जहां पर शादियों की खरीदारी के लिए लोग इस तरह से निकल रहे हैं बाजार में। नाइट कर्फ्यू है, लेकिन रात 8 बजे से है सुबह 6 बजे तक। उसके बाद सड़कों पर लोग निकलते हैं शादियों की खरीदारी के लिए। वहां जो भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। हालांकि पिछले 2 दिन के अगर आंकड़े को हम देखें तो निश्चित रूप से सड़क पर लोग कम निकल रहे हैं और लोग डरे हुए हैं कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को देखते हुए। लेकिन सरकार ने तय किया है कि कोई भी शराब की दुकान, पब है, बार है, 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। गुजरात सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। फिर भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे, लेकिन आप भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं बिना मास्क के ही लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लोगों को बोला गया है कि वो मास्क पहने जब तक वैक्सीन नहीं आता है। बावजूद उसके लोग बिना मास्क के ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से 57 घंटे का कर्फ्यू रखा गया। उसके बाद अब आज रात से रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही रात्रि कर्फ्यू भी रहेगा। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब तक 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अहमदाबाद में गोपी घांघर, जयपुर से शरद कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।